बीजेपी पर फूटा महंगाई का बम, कुछ ऐसा ही कहा हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने। उपचुनाव के नतीजों में हिमाचल से बीजेपी के लिए कोई अच्छी खबर नहीं आई। तीनों विधानसभा सीटों पर हार मिली, एक लोकसभा सीट पर भी बीजेपी हार गई। छोटे चुनाव में उलटफेर का यह बड़ा संदेश देखिए। उपचुनाव के नतीजों के बाद मध्य प्रदेश में जीत के लिए बीजेपी ने दिवाली मनाई। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी ने उपचुनाव नतीजों में जीत का गुलाल उड़ाया। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि जिस राज्य में जिस पार्टी की सरकार थी उपचुनाव में जीत उसी की हुई, तो जरा ठहरिए, बताते हैं इन छोटे चुनाव में बड़े उलटफेर। हिमाचल प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, जयराम ठाकुर मुख्यमंत्री हैं, लेकिन यहाँ 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव में जीती कांग्रेस। हिमाचल की लोकसभा सीट मंडी के उपचुनाव में भी बीजेपी की रफ्तार ठंडी पड़ गई। मंडी सीट से पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह की पत्नी प्रतिभा सिंह कांग्रेस के टिकट पर जीती है। जुब्बल कोटखाई विधानसभा सीट पर तो बीजेपी की हार की वजह वोटर्स की भावना ना समझ पाना रहा। दरअसल इस सीट पर बीजेपी के नरेंद्र बरागटा का निधन हुआ था, लेकिन बीजेपी ने नरेंद्र बरागटा के बेटे को टिकट नहीं दिया। हुआ ये, नाराज बेटा चेतन निर्दलीय लड़े और दूसरे नंबर पर रहे। नतीजा ये हुआ कि बीजेपी के वोट कटे, बीजेपी हारी, कांग्रेस को जीत मिल गई। पार्टी के अंदर जिन लोगों ने काम नहीं किया या भीतरघात की जो खबरें हम सुन रहे थे, कुछ की पुष्टि हुई है, कुछ की पुष्टि होनी बाकी है, उस पर पार्टी आगामी क्या करेगी, इस बात पर सोचने का विषय जरूर होगा। राजस्थान की बात करें तो यहाँ कांग्रेस की गहलोत सरकार है। उपचुनाव में कांग्रेस का पलड़ा पहले से भारी दिख रहा था, लेकिन बीजेपी के गढ़ धरियावद में कांग्रेस जीती तो सब हैरान रह गए। 2018 के चुनाव में यहाँ से बीजेपी के गौतम लाल मीणा ने 24,000 से ज्यादा वोट से जीत दर्ज की थी। पश्चिम बंगाल में 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए, चारों पर ममता बनर्जी की पार्टी ही जीती, लेकिन बीजेपी के हाथ से यहाँ दिनहाटा और शांतिपुर सीट निकल गई। बीजेपी के हाथ से इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ बीजेपी के सांसद जीते थे, लेकिन अब बीजेपी हारी है। छोटे चुनाव का बड़ा संदेश ये है कि हिमाचल में करीब 1 साल बाद चुनाव होने हैं। बीजेपी के लिए यहाँ खतरे की घंटी बज रही है। उधर बिहार उपचुनाव में लालू की पार्टी की हार हुई। जेल से रिहा होने के बाद करीब 6 साल में पहली बार लालू ने चुनाव प्रचार किया था। दोनों सीटों के उपचुनाव पर जीत का दावा था, लेकिन लालू का नहीं बजा डंका, नीतीश का सुशासन ही चमका। बिहार उपचुनाव में लालू की वापसी वाला ये प्रचार फेल हुआ। उपचुनाव में जेडीयू का डंका, नीतीश के सुशासन का जादू फिर चमका। आज उपचुनाव के नतीजों में सबकी नजर बिहार की 2 सीटों पर थी, कुशेश्वर स्थान और तारापुर। कुशेश्वर स्थान पर जेडीयू ने पहले जीत हासिल की। तारापुर पर थोड़ी देर लालू की पार्टी आरजेडी टक्कर में दिखी, लेकिन बाजी नहीं मार पाई। नतीजों से पहले आरजेडी ऐसे जीत का दावा कर रही थी। रिजल्ट में आप देखिएगा कि भारी मतों से हम लोग जीतेंगे, लेकिन प्रशासन या कुछ लोग अगर कुछ गड़बड़ी करेंगे तो हम यही हैं। हालांकि पार्टी में हार के बाद सबसे पहले बोलने आए बागी हो रहे तेज प्रताप यादव, यानी लालू के बेटे। संगठन में जैसे जगतानंद सिंह हो गए, सुनील सिंह हो गए, संजय हो गए, ये सब पार्टी को पूरे तरीके से हरवाने का काम किए हैं और पार्टी को बर्बाद करने का काम किए हैं, जिसका नतीजा है कि आज तेजस्वी को हार का सामना करना पड़ रहा है। तारापुर और कुशेश्वर स्थान के नतीजों के मायने ये हैं। बिहार में अभी नीतीश का जादू बरकरार है,
जेडीयू और बीजेपी का तोड़ अभी बन नहीं रहा। 6 साल बाद भी लालू हार का सिलसिला नहीं तोड़ पाए। आरजेडी और कांग्रेस का गठबंधन टूटने से किसी को फायदा नहीं हुआ। उपचुनाव में आज एक बड़ी खबर शिवसेना के लिए भी आई। महाराष्ट्र के बाहर पहली बार शिवसेना ने लोकसभा की सीट जीती है। दादरा नगर हवेली से जीत के बाद शिवसेना के संजय राउत बोले, चलो दिल्ली। एक फोटो है, फोटो में उद्धव ठाकरे हैं, फोटो में संजय राउत हैं और जीत के हौसले के साथ हाथों में हाथ हैं और साथ में लिखा है, चलो दिल्ली। पहली बार महाराष्ट्र के बाहर लोकसभा सीट पर शिवसेना के कब्जे का जश्न संजय राउत ने दिल्ली की सत्ता पर निशाना लगाते हुए ऐसे मनाया। ट्विटर पर लिखा, महाराष्ट्र के बाहर पहली बड़ी छलांग, दादरा नागर हवेली होते हुए दिल्ली की ओर कदम। दरअसल लोकसभा सीट दादरा नगर हवेली के उपचुनाव पर आज से पहले कांग्रेस और बीजेपी की टक्कर मानी जा रही थी, लेकिन रेस में आगे निकली शिवसेना। दादरा नगर हवेली में शिवसेना की जीत की कहानी ऐसे लिखी गई। इस सीट से शिवसेना की उम्मीदवार कलावती बीजेपी कांग्रेस पर भारी पड़ी हैं। निर्दलीय सांसद मोहन डेलकर के निधन के बाद पत्नी कलावती शिवसेना के टिकट पर लड़ी हैं। निर्दलीय सांसद मोहन डेलकर की मुंबई के होटल में संदिग्ध मौत हुई थी। मोहन डेलकर 7 बार के सांसद थे। अब जनता ने उनकी पत्नी को जिताया है। दादरा नगर हवेली में शिवसेना की फतेह की वजह कुछ भी रही हो, लेकिन उद्धव ठाकरे को केंद्र की राजनीति में लाने का मौका उनकी पार्टी को मिल गया। इससे पहले भी संजय राउत उद्धव ठाकरे को पीएम पद का उम्मीदवार बता चुके हैं। आज जब मुख्यमंत्री बने हैं तो लोगों को लगता है कि हमारे परिवार का कोई प्रमुख वहां बैठा है। यह उनका सबसे बड़ा यश है और देश को भी इसी प्रकार से कभी भविष्य में जरूरत पड़ी नेतृत्व की तो मैं हमेशा कहता हूं उद्धव जी का नेतृत्व राष्ट्र का नेतृत्व कर सकते हैं। तो इन नतीजों से शिवसेना बहुत ही ज्यादा उत्साहित है और आपने संजय राउत को सुना जिस तरीके से उन्होंने दिल्ली चलो का नारा बुलंद कर दिया है। अब सवाल ये कि क्या केंद्र की राजनीति की तरफ शिवसेना देख रही है। जिस तरह से नतीजे ये रहे हैं और पहली बार महाराष्ट्र के बाहर लोकसभा की सीट जीती है, जिस तरह से शिवसेना, आपने देखा किस तरीके से उत्साह का संचार हुआ है पार्टी में। पंजाब कांग्रेस के नेता आज केदारनाथ धाम पहुंचे, लेकिन पार्टी में कलह के विवाद ने यहां भी उनका पीछा नहीं छोड़ा। केदारनाथ धाम के कपाट पर पंजाब कांग्रेस के नेताओं की ये तस्वीर देखी। इसमें पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी है। बगल में पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू हैं। मंदिर के बाहर साथ दिखे, मंदिर में पूजा अर्चना करते हुए भी साथ दिखे। केदारनाथ धाम परिसर में सिद्धू और चन्नी ने अकेले तस्वीरें भी खिंचवाई और एक साथ हाथ उठाकर एक साथ रहने का संदेश भी दिया। बाबा के धाम में इस दौरान बर्फ गिर रही थी और इस बर्फीले मौसम में कांग्रेस ने ये तस्वीरें सामने रखकर ये कहने की कोशिश की कि पंजाब में ऑल इज वेल, यानी सब कुछ ठीक है। मैंने जब कहा था कि पंजाब में ऑल इज वेल नाउ और हर चीज जो है रास्ते पर स्मूथली चल रही है, जो चैलेंज है उस चैलेंज का मुकाबला कर रहे हैं। कांग्रेस महासचिव हरीश रावत का ये बयान केदारनाथ मंदिर के लिए निकलने से ठीक पहले का था। हरीश रावत के घर ही पंजाब कांग्रेस के नेता जुटे थे, लेकिन कल से मीडिया में सिद्धू का ये बयान चर्चा में है। बयान पंजाबी में है, इसलिए हिंदी के शब्दों के साथ आपको दिखाते हैं। आवी ले ला, आवी ओ सामान पट के थोड़ी जेब च सट दूं, तारे ले आऊं, आवी दे दूं, उन्हें पूछो कित्थों देगा। सवाल ये है कित्थों देगा। सिद्धू के इस बयान को पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के चुनावी तोहफों पर निशाना माना जा रहा है। वैसे सीएम चन्नी हर दिन नए तोहफे का ऐलान भी कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि पंजाब में ऑल इज वेल नाउ। कितना वेल है और कितना अनवेल, जरा इस ट्वीट को देखिए। पंजाब कांग्रेस के नेता सुनील जाखड़ का
ये बयान जिसमें वो लिख रहे हैं कि चन्नी और सिद्धू सियासी तीर्थयात्री हैं। साफ है जैसे जैसे पंजाब चुनाव नजदीक आएंगे, कांग्रेस के झगड़े की तस्वीर और साफ होती जाएगी। ये तो बात पंजाब की राजनीति की हुई। भारत की बात में आगे जरूर आप देखिएगा, अयोध्या में दिवाली के जश्न की तैयारी। चुनाव लड़ा, हम जनादेश का सम्मान करते हैं। अगर देखा जाए तो सिंपैथी भी जो है जदयू के प्रत्याशी को मिली, लेकिन कोई बात नहीं, हार जीत चुनाव में चलता रहता है। क्या क्या हुआ नहीं हुआ, हमने सारी चीजों को जनता के समक्ष रखा, इलेक्शन कमीशन के समक्ष रखा। विश्वास रखना पड़ेगा, अगर हम लोग नहीं रखेंगे तो कौन रखेंगे। तो हम लोग जो है कोई घबराने की बात नहीं, लेकिन बिहार की जनता बदलाव चाहती है और बदलाव होकर रहेगा। और वक्त हो गया है भारत की बात के स्पेशल सेगमेंट का। अगर महाराष्ट्र सरकार के मौजूदा मंत्री राज्य के पूर्व सीएम पर गंभीर आरोप लगा रहे हों और पूछ रहे हों कि 15 करोड़ की पार्टी के आयोजक कौन हैं, तो इन आरोपों पर चर्चा करना जरूरी हो जाता है। आज फिर एक बार नवाब मलिक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए और पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से उनके सीएम रहते हुए 15 करोड़ वाली पार्टियों का हिसाब पूछा। नवाब मलिक फडणवीस पर यही नहीं रुके, उन्होंने एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े के महंगे कपड़ों पर भी सवाल पूछे। नवाब मलिक पूछ रहे हैं कि अगर समीर वानखेड़े ईमानदार अफसर हैं तो वो 70,000 की शर्ट और 2.5 लाख के जूते कैसे पहनते हैं। नवाब मलिक के इन सवालों का समीर वानखेड़े और उनकी बहन दोनों ने जवाब दिया। ज्ञानेश्वर जी टीवी पे आते हैं, बहुत सारे अधिकारी टीवी पे आते हैं, किसी भी अधिकारी का शर्ट 1,500 रुपये से महंगा नहीं, लेकिन समीर वानखेड़े की शर्ट 70,000 रुपये की क्यों होती है। हर दिन नया कपड़ा पहन के क्यों आते हैं, मोदी साहब से भी आगे निकल गए। पतलून 1 लाख रुपए की, पट्टा 2 लाख रुपए का, जूता 2.5 लाख रुपए का, घड़ी 50 लाख रुपए की, 25 लाख रुपए की, 30 लाख रुपए की। एक अपराइट अफसर, मैं सारी तस्वीरें आप लोगों को दे दूंगा। अगर जिस तरह के कपड़े इन तमाम दिनों में उन्होंने पहने, उसकी कीमत ही 5-10 करोड़ रुपए की है। ईमानदार अफसर 10 करोड़ के कपड़े पहनता होगा? कोई शर्ट दोबारा हमने पहनते नहीं देखा। इससे बड़ा ईमानदार कोई हो नहीं सकता जो 2 लाख के हर दिन जूते पहने। इससे बड़ा ईमानदार कोई हो नहीं सकता जो 1 लाख रुपए की पतलून पहने। इससे बड़ा ईमानदार कोई हो नहीं सकता जो 70,000 के शर्ट पहने। हमें लगता है ईमानदारी का पैमाना इतना बढ़िया है, ऐसे ही सारे ईमानदार इस देश में हो जाए। हम कामना करते हैं कि ईमानदारों का जीवन शैली इसी तरह से बने। मैं फिर आज अपनी बात पे कायम हूँ कि समीर वानखेड़े ने हजारों करोड़ की वसूली की है। कहां से शुरू हुआ था कारवां और कहां पहुंच गया है। क्रूज पर ड्रग्स को लेकर शुरू हुआ सिलसिला 70,000 की शर्ट और 2.5 लाख के जूतों पर आकर रुक गया है। किसी भी अधिकारी का शर्ट 1,500 रुपये से महंगा नहीं। इससे बड़ा ईमानदार कोई हो नहीं सकता जो 70,000 के शर्ट पहने। 2 अक्टूबर को आर्यन खान की गिरफ्तारी के बाद से नवाब मलिक 9 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं और अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नवाब मलिक लगातार एनसीबी अधिकारी समीर वानखेड़े पर गंभीर हमले करते रहे हैं। लेकिन इस बार हमला उनके पहनावे और खर्च को लेकर किया गया है।
नवाब मलिक ने आरोप लगाया है कि समीर वानखेड़े के जूतों की कीमत ही 2.5 लाख रुपए तक होती है। नवाब मलिक पूछ रहे हैं कि समीर वानखेड़े 70,000 की शर्ट क्यों पहनते हैं। क्या ईमानदार अफसर 10 करोड़ के कपड़े पहनता होगा? कोई शर्ट दोबारा हमने पहनते नहीं देखा। इससे बड़ा ईमानदार कोई हो नहीं सकता जो 2 लाख के हर दिन जूते पहने। इससे बड़ा ईमानदार कोई हो नहीं सकता जो लाख रुपए की पतलून पहने। इससे बड़ा ईमानदार कोई हो नहीं सकता जो 70,000 के शर्ट पहने। नवाब मलिक के इन आरोपों पर समीर वानखेड़े ने कैमरे पर तो बात नहीं की, लेकिन उनके तमाम आरोपों को गलत ठहराते हुए इतना जरूर कहा कि लोखंड वाला मार्केट चले जाएं, वहां सारे ब्रांड और रेट मिल जाएंगे। समीर वानखेड़े ने कैमरे पर भले ही आरोपों का जवाब नहीं दिया, लेकिन उनकी बहन यास्मीन वानखेड़े ने एबीपी न्यूज पर नवाब मलिक के हर इल्जाम का जवाब दिया है। मेरी जो मम्मी थी उन्होंने उनको गिफ्ट किया था। मेरी भी ये सब घड़ियाँ जो गिफ्ट मम्मी ने ही, मेरी माँ थी जो करती थी, तो हमारे पास हमारी माँ की गिफ्ट्स है, बहुत पुरानी, वो 17 साल पहले की घड़ी है। और आप जहाँ तक कपड़े की बात करते हो, मेरा भाई, मुझे पता है, मेरा भाई साल में पैसे जमा करता है एक दिन शॉपिंग करने के लिए, और वही कपड़े वो पूरे 1 साल चलाता है। ये अगर उसको वो कपड़े जो और वो लिख के रखता है कि उसको क्या क्या चाहिए, वो इतना ही इज सो पर्टिकुलर अबाउट इट। अगर आप 1 साल में पहने हुए एक कपड़े को देखकर आप ऐसे सवाल क्वेश्चन कर रहे हो, तो वो इतनी जमा करके अगर वो 1 साल में एक बार वो चीज खरीदता है तो गुनाह है। समीर वानखेड़े के बाद उनकी पत्नी क्रांति रेडकर ने ट्विटर पर नवाब मलिक को जवाब देते हुए लिखा, समीर के पास जितनी भी संपत्ति है वो सब उनकी माँ के जिंदा रहते हुए जमा हुई, और निश्चित तौर पर ये कोई 50 या 100 करोड़ नहीं है। ये संपत्ति समीर के पास तब से है जब वो 15 साल के थे। समीर नियम के मुताबिक हर साल सरकार को अपने दस्तावेज दिखाते हैं। ये बेनामी नहीं है। सावन के अंधे को हरियाली ही दिखती है। समीर वानखेड़े की पत्नी क्रांति रेडकर का हमला बहुत तीखा था, लेकिन वो यहीं पर नहीं रुकी। वो लगातार ट्वीट करती रही और फिर दोपहर करीब 2 बजे क्रांति ने ये 2 तस्वीरें ट्वीट की। पहली तस्वीर में खाली कटोरी दिखाई दे रही थी, जबकि दूसरी तस्वीर में एक कड़ाही के अंदर जीरा राइस था। दोनों तस्वीरों को ट्वीट करते हुए क्रांति ने लिखा, दोपहर को लंच में हमने दाल मखनी और जीरा राइस खाया है। जीरा राइस घर में बना था, जबकि दाल मखनी 190 रुपए में ऑर्डर करके मंगाई थी। मीडिया को सबूत के साथ जानकारी दे रही हूँ, ताकि कल सुबह ये आरोप ना लगा दिया जाए कि हमने ऐसा खाना खाया है जो एक सरकारी कर्मचारी का परिवार नहीं खा सकता। साफ है कि क्रांति रेडकर नवाब मलिक के उन आरोपों का जवाब दे रही थीं, जो समीर वानखेड़े के कपड़े, जूते और घड़ी की कीमत को लेकर लगाए गए। समीर वानखेड़े नियमों के मुताबिक हर साल अपने विभाग को अपनी संपत्ति से जुड़ी जानकारी मुहैया कराते हैं। एबीपी न्यूज ने भी समीर वानखेड़े की संपत्ति की जानकारी जुटाई तो पता चला ये उनके पास 4 एकड़ जमीन है। ये पारिवारिक संपत्ति महाराष्ट्र के वाशिम जिले में है। 17 साल पहले 2004 में समीर को एक घर मिला था। 800 स्क्वायर फीट का घर उनकी मां जाहिदा ने दिया था। मुंबई में ये घर समीर और उनकी मां के नाम पर है। मां जाहिदा वानखेड़े के नाम पर 1999 में एक फ्लैट लिया गया। 700 स्क्वायर फीट का ये फ्लैट भी समीर वानखेड़े के पास है। समीर वानखेड़े की आंटी की कैंसर से मौत हो गई थी और उनके बच्चे नहीं हैं। इस वजह से उन्होंने अपना 1000 स्क्वायर फीट का ऑफिस समीर वानखेड़े को दे दिया। समीर वानखेड़े का मुंबई के पास नवी मुंबई में भी 1100 स्क्वायर फीट का प्लॉट है, जिसे उन्होंने किराए पर दे रखा है। साल 2016 में समीर वानखेड़े ने 1100 स्क्वायर फीट का एक फ्लैट खरीदा।
नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े की घड़ी की कीमत भी 50,000 से 1 लाख तक बताई है। घड़ी के बारे में जानकारी मिली कि समीर वानखेड़े को साल 2005 में उनकी मां ने करीब 55,000 रुपए की घड़ी गिफ्ट की थी। समीर की मां ने उन्हें घड़ी उस वक्त गिफ्ट की थी जब समीर की सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन में पहली नौकरी लगी थी। समीर की मां जाहिदा वानखेड़े का साल 2015 में निधन हुआ था। जाहिदा वानखेड़े एक व्यापारी थी और उनका स्क्रैप ट्रेड का कारोबार था। समीर वानखेड़े की मां एक एनजीओ भी चलाती थी और इसके अलावा एक अनाथालय भी संचालित करती थी। समीर के नाना हरियाणा के मुरथल से थे और शाही परिवार से ताल्लुक रखते थे। समीर की नानी सूरत से थी और काफी संपन्न परिवार से थी। समीर वानखेड़े पर सवाल उठाने वाले नवाब मलिक से बहन यास्मीन ने पूछा है कि उनके दामाद से संपत्ति का हिसाब क्यों नहीं पूछा जाता। वो एक प्रॉपर टैक्स पेयर इंसान है और एक टैक्स पेयर को इतना सा भी हक नहीं है कि वो जो पसंद है उनको ये चीज ले पाए। नवाब मलिक जी जैसे थोड़ी ना भाई लाइफस्टाइल है हमारी। उनके दामाद बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, उनका मैंने देखा है। बताइए मुझे कोई एक बताइए उनका जो फोटो दिखाइए मुझे, आप लोग दिखा रहे थे जो अभी, तो वो उनकी तरह हमारी लाइफस्टाइल थोड़ी ना है। उनको पूछिए प्रवक्ता होते हुए आपके पास कैसे आए इतने सारे पैसे। उनके हम तो कमा के करते हैं और हम टैक्स पेयर्स हैं, हम तो क्लीन हैंड है। समीर वानखेड़े की बहन यास्मीन मलिक ने नवाब मलिक को सिर्फ जवाब नहीं दिया बल्कि उन्हें 3 बातों पर गौर करने की नसीहत तक दे डाली है। 2-3 चीजें, फिल्में देखना बंद कर दीजिए, अपनी एनालिटिक टीम को चेंज कीजिए और कोर्ट में आके प्रूफ के साथ, एविडेंसेस के साथ, संविधान के साथ बात कीजिए। बकवास मत बात कीजिए, आपकी बुद्धि जा रही है। लेकिन नवाब मलिक सिर्फ कपड़े और जूते वाले आरोपों पर नहीं रुके। नवाब मलिक ने आरोप लगाया कि समीर वानखेड़े ने एनसीबी में तैनाती के बाद एक प्राइवेट आर्मी बना ली थी और ये प्राइवेट आर्मी वानखेड़े के लिए करोड़ों की उगाही को अंजाम दे रही थी। वानखेड़े जब से इस डिपार्टमेंट में आया उसने अपनी एक प्राइवेट आर्मी खड़ा की। उस प्राइवेट आर्मी में किरण गोसावी, मनीष भानुशाली, फ्रेक्चर पटेल, आदिल उस्मानी, सैम डिसूजा, हीलू पठान, ये सारे लोग आपके प्राइवेट आर्मी के प्लेयर हैं। और प्राइवेट आर्मी इस शहर में धड़ल्ले से ड्रग का कारोबार भी करती है। छोटे छोटे मामले उजागर होते हैं, लोगों को फंसाया जाता है। कौन है वो आरोप लगाने के लिए? आरोप लगाते हैं ट्विटर और प्रेस के मीडियम से। आरोप लगाते हैं प्रेस के मीडियम से। किसके मीडियम से आरोप लगाते हैं? आरोप लगाते हैं कोर्ट जाइए। आपको पता है मीडिया के आप ट्रायल है, आप मीडिया ट्रायल चल रहा है, ये आपके पास एविडेंस है। आप बैठे सुबह नहीं, आप जाइए कोर्ट में, वहां पर जाके पेश कीजिए। एनीथिंग इज इलीगल वी विल बी आंसरेबल देयर इन द कोर्ट, इन द फ्रंट ऑफ द ऑनरेबल जस्टिस। और संविधान के खिलाफ सामने हम उसका वो करेंगे, जवाब देंगे। हु इज ही टू बी आंसर्ड? Who is he to ask illegal questions? Who is he to tell us what to do and what to not? नवाब मलिक अब सिर्फ वानखेड़े पर निशाना नहीं साध रहे हैं, अब वो महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस और समीर वानखेड़े दोनों पर आरोपों से आक्रमण कर रहे हैं। समीर वानखेड़े के बाद नवाब मलिक ने फडणवीस से उनके सीएम रहते हुए करोड़ों की पार्टी का हिसाब पूछा है। 4 सीजन होटल में लगातार ड्रामा लेट्स प्रेडेट, मैक, इस तरह की पार्टी का आयोजन होता रहा। उस पार्टी का आयोजक कौन है? वो पार्टी में एक एक टेबल की कीमत 15 लाख रुपए होती थी। रात भर जश्न चलता था। 15-15 करोड़ रुपए की पार्टी का आयोजक कौन था? क्या आपको जानकारी नहीं थी? और आपके रहते हुए पार्टी चल रही थी, सरकार बदलने के बाद पार्टी बंद हो गई।
सोमवार को नवाब मलिक ने एक टी सीरीज के गाने के जरिए देवेंद्र फडणवीस पर ड्रग्स नेक्सस का आरोप लगाया था, जिस गाने में उनकी पत्नी अमृता फडणवीस भी दिखाई दे रही थी। नवाब मलिक के आरोपों के बाद देवेंद्र फडणवीस ने तमाम आरोपों को खारिज करते हुए नवाब मलिक के अंडरवर्ल्ड कनेक्शन की बात कही थी। इनके अंडरवर्ल्ड के साथ क्या संबंध है, इसके सबूत मैं आपको भी दूंगा और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जो अध्यक्ष है श्री शरद पवार जी, इनको भी मैं वो सबूत दूंगा। और कल देवेंद्र जी ने ये कहा कि मैं दिवाली के बाद बम फोड़ूंगा, आपको इंतजार करने की जरूरत नहीं है। कहा गया कि नवाब मलिक के अंडरवर्ल्ड कनेक्शन है। 62 साल का जीवन इसी मुंबई शहर में बीता। किसी माई के लाल में हिम्मत नहीं कि नवाब मलिक किसी अंडरवर्ल्ड से जुड़ा हुआ है, ये कभी उंगली भी उठाकर मेरे तरफ दिखा सके। ये कहना कि जिनके अपने घर शीशे के हों औरों पे पत्थर नहीं मारते, मेरे पास कोई शीशे का घर नहीं, ना मेरे पास कोई शीश महल है। तो सोचिए भला, कोई बम फोड़ने की चुनौती दे रहा है, कोई चुनौती के लिए तैयार रहने का दम भर रहा है। ड्रग्स नेटवर्क को पकड़ने के नाम पर शुरू हुआ एक मामला निजी जीवन के भीतर घुसता जा रहा है और देश में एक दूसरे पर कीचड़ उछालने के लोग गवाह बन रहे हैं, क्योंकि आरोप लगाने वाले भी जनता की सेवा के लिए चुने हुए हैं, पदों पर हैं, और जिन पर आरोप लग रहे हैं वो भी जनता और कानून की रक्षा के लिए सम्मानीय पदों पर हैं। तो अब सवाल ये कि ड्रग्स से शुरू हुई जो लड़ाई जाति और धर्म से होते हुए अब कपड़ों और जूतों तक पहुंच चुकी है, क्या उसका कोई नतीजा निकलेगा? अयोध्या में धनतेरस की धूम है। आज धनतेरस के मौके पर सरयू के तट पर आरती की गई। ये देखिए तस्वीरें, लेजर शो का लोगों ने किस तरीके से लुत्फ उठाया है। रंग बिरंगी लाइट से अयोध्या रोशन। ये दो तस्वीरें आप देख रहे हैं, धनतेरस पर आप देख रहे हैं सरयू के तट पर आरती करते नजर आए भक्तगण, और दूसरी तस्वीर भव्य लेजर शो का आयोजन किया गया है। बड़ी संख्या में देश भर से लोग अयोध्या में पहुंचे हैं। प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या, यहां पर आप देखिए किस तरह की चहल पहल नजर आ रही है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।